नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात लद्दाख की। वहां की राजधानी लेह अचानक युवाओं के आक्रोश से सुलग उठी। आखिर इस गुस्से का कारण क्या है और यह गुस्सा इतना कैसे भड़का कि बीजेपी का दफ्तर ही फूंक दिया गया? क्या यह बढ़ती बेरोजगारी का नतीजा है या फिर सोनम वांगचुक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, जैसा कि केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है? कौन है सोनम वांगचुक, जो लद्दाख की लड़ाई का प्रतीक बने हुए हैं, जिन्होंने लेह में लगी आग को जेनजी रेवोल्यूशन बताया है? और सबसे बड़ी बात कि अनुच्छेद 370 खत्म करने के साथ मोदी सरकार ने लद्दाख के साथ जो वादे किए थे वे 5 साल बाद भी अधूरे क्यों हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 24 सितंबर को कुछ लेह इस तरह नजर आ रहा था और 25 सितंबर को तो वहां खैर कर्फ्यू ही लगा हुआ है, जिसके समर्थन में करगिल में बंद का ऐलान किया गया है। ये जब वीडियो हम शूट कर रहे हैं 25 सितंबर की दोपहर, तो लेह में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए हुई पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने की खबर एक तरह से प्रमाणित हो चुकी है। करीब 70 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिनमें पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी हैं। पूरे लेह में कर्फ्यू लगा है। दरअसल लेह में लेह एपेक्स बॉडी LAB की युवा विंग ने 24 सितंबर को बंद का ऐलान किया था। वजह थी कि 10 सितंबर से सोनम वांगचुक और उनके 15 साथी भूख हड़ताल पर थे। मुद्दा था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची लागू कराने और स्थानीय नौकरियों में आरक्षण। दोपहर 11:30 बजे तक सब शांत था। युवा, छात्राएं, भिक्षु सब सड़क पर नजर आ रहे थे। दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर वे इकट्ठा हुए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो गुस्सा फूट पड़ा। इसके पहले खबर आई थी कि जो अनशनकारी हैं उसमें 2 की हालत खराब हो गई और वे अस्पताल भेजे गए हैं। इस सूचना ने और आक्रोश बढ़ाया। फिर पत्थर चले, आंसू गैस, गोलियां और फिर बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। फर्नीचर, कागजात सब जल गए। एक सीआरपीएफ वाहन में भी आग लगाई गई और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया। और इस पूरे घटनाक्रम में, जिसमें पुलिस ने गोली भी चलाई, 4 लोग मरे जैसा हमने आपको बताया और तमाम घायल हुए हैं। अब लेह में कर्फ्यू है और साफ कह दिया गया है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के लिए तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विरोधी अभियान से जोड़ना स्वाभाविक ही था। बीजेपी के IT सेल ने तुरंत प्रदर्शन में शामिल एक मास्कधारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसे कांग्रेस का काउंसलर बताया और आरोप लगाया कि यह भारत में नेपाल जैसी हरकत की कोशिश है। अमित मालवीय का यह ट्वीट है, जो ट्वीट माफ करिएगा, ट्विटर तो है नहीं, X पर पोस्ट है। अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल के चेयरमैन हैं और सीधे उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाया है कि राहुल गांधी जेनजी का आह्वान कर रहे थे और यह है उनका तरीका। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों छात्रों और युवाओं के साथ जेनजी का भी आह्वान किया था कि वे लोकतंत्र बचाने आगे आएं। बीजेपी ने इसमें से जेनजी शब्द पकड़ लिया है, जो हाल ही में नेपाल के घटनाक्रमों की वजह से चर्चा में है। नौजवानों की इस पीढ़ी ने नेपाल की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया और सरकार पलट दी। जो जेनजी है वो 1997 के बाद और 2012 के बीच में या उससे पहले पैदा हुई पीढ़ी है। यानी अभी आप कह सकते हैं कि 28 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं। बहरहाल बीजेपी जो कहे, गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि इसके लिए वे सोनम वांगचुक को जिम्मेदार मानते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से बाकायदा एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया, कुछ लोगों की स्वार्थ की राजनीति और सोनम वांगचुक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से लद्दाख और उसके युवा भारी कीमत चुका रहे। अब सवाल उठता है कि ये सोनम वांगचुक हैं कौन, जिन पर गृह मंत्रालय ऐसा आरोप लगा रहा है, जिनके कहने पर लद्दाख में आग लग गई, यानी गृह मंत्रालय ऐसा मानता है। तो सोनम वांगचुक को भी आप पहचान लीजिए। ये तस्वीर अनशन कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से कर रहे थे, 35 दिन तक करना था,
पहले भी कर चुके हैं। तो ये इनका जो पूरा परिचय है, अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो आप 3 इडियट्स फिल्म का ये पोस्टर याद कीजिए। इसमें आमिर खान ने एक रैंचो का रोल किया था और इस रैंचो के प्रेरणा हैं सोनम वांगचुक। एक इंजीनियर हैं, ये जलवायु कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं और लद्दाख में जमीन और पर्यावरण बचाने के लिए अरसे से एक अहिंसक संघर्ष कर रहे हैं। जब ये हिंसा भड़की तो सोनम वांगचुक, जैसा मैंने बताया, अनशन पर थे और वही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची लागू करने जैसी मांगों को लेकर पहले भी अनशन कर चुके हैं। और एक बार तो सैकड़ों साथियों के साथ लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर पैदल मार्च भी उन्होंने किया था। ये 2024 की सितंबर के आखिरी पखवाड़े की बात है, यानी दूसरे पखवाड़े की बात है। राजघाट जाना चाहते थे, सरकार ने अनुमति नहीं दी। जंतर मंतर पर अनशन करना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली। तो उन्होंने लद्दाख भवन में अनशन किया था लंबे समय तक। वे लद्दाख के युवाओं के असंतोष के प्रतीक बने हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर कान नहीं दिया और अब सोनम वांगचुक उनके निशाने पर हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच शुरू हो गई है। जो फॉरेन एक तरह से मदद होती है, विदेशी फंड, उसको लेकर बहुत से आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने जो FCRA कानून है उसका उल्लंघन किया। यानी जो विदेश से कोई भी संस्था फंड लेती है उसमें कुछ नियम कायदे होते हैं। तो सोनम वांगचुक पर अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इन्होंने विदेश से पैसा लिया है और दरअसल ये पूरा जो आंदोलन है वो एक षड्यंत्र है। वांगचुक ने 24 सितंबर की घटना को जेनजी रिवॉल्यूशन कहा है, लेकिन हिंसा की निंदा की है। एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है ये आप यहां पढ़िए। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे दुखद दिन है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो शांतिपूर्ण था। हमने 5 बार भूख हड़ताल की, लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा की, लेकिन आज हिंसा और आगजनी की वजह से हमारा शांति का संदेश असफल होता दिख रहा है। यानी सोनम वांगचुक साफ कह रहे हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि घटना हिंसक मोड़ ले लेगी और इस घटना के बाद उन्होंने अपना अनशन भी खत्म कर दिया। उनके मुताबिक युवा सालों से इंतजार करते थक चुके हैं। ये युवाओं का गुस्सा था जो अचानक फूट पड़ा। उनका इशारा दरअसल बेरोजगारी की तरफ है। विडंबना यह है कि अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जिस लेह लद्दाख में जश्न मनाया गया था वही उनकी मुसीबत का कारण बन गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और उसका फिलहाल क्या नुकसान हुआ है वो आप यहां समझ सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने से पहले लद्दाख के युवाओं को जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC में गस्टेड पदों पर आवेदन का अधिकार भी था और 370 हटने के बाद ये दायरा यानी JKPSC में जो लोग आवेदन कर सकते हैं वो दायरा केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित रह गया। और जम्मू कश्मीर में अगर आपको नौकरी के लिए आवेदन करना है तो फिर आपका वहां का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। तो इस तरह से लद्दाख के लोग कट गए। और लद्दाख में क्या हुआ? लद्दाख में अब तक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC जो हर राज्य में होता है वो है ही नहीं। इससे तमाम गेस्टेड पद खाली पड़े हैं और जो गैर गेस्टेड पद हैं वे भी भरे नहीं जा सके हैं, जबकि जरूरत नई नियुक्तियों की है। कर्मचारी चयन से जुड़े तमाम नियम कानून भी बन नहीं सके। लद्दाख में जो बेरोजगारी दर है वो 18% से ज्यादा है और जो शिक्षित बेरोजगार है, ग्रेजुएट्स, उनकी बेरोजगारी दर है 26%। तो जनवरी 2025 में MHA की सब कमेटी ने UPSC को गस्टेड भर्ती का जिम्मा सौंपा, लेकिन लद्दाख PSC बनाने या JKPSC से जोड़ने पर अभी भी फैसला लंबित है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में सुओ मोटो नोटिस जारी किया, क्योंकि 5 साल से भर्ती न होना युवाओं के लिए डिस्ट्रेस यानी काफी असंतोष उनमें पैदा कर रहा है। अवसाद के वे शिकार हो रहे हैं। इसकी सुनवाई अभी होनी है। अब युवाओं के जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो अब बड़ा मुद्दा जाहिर है वहां पर बन चुका है। हालांकि कई और मुद्दे भी हैं जो लद्दाख को मत रहे हैं और
मोटे तौर पर असंतोष के 5 कारण माने जा रहे हैं। आइए उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला तो यही है पूर्ण राज्य का दर्जा। आप जानते हैं कि जब अनुच्छेद 370 हटा 2019 में और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो बीजेपी ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य बनाएंगे, विधानसभा होगी वहां। लेकिन आज तक दिल्ली का कंट्रोल है। लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट भी नहीं है। मतलब स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए जो उनके प्रतिनिधि हैं वो उनकी आवाज नहीं उठा पाते हैं, इसलिए वहां पर विधानसभा होनी चाहिए जैसा कि वादा किया गया। और दूसरा है छठी अनुसूची। यह संविधान का वो हिस्सा है जो आदिवासी इलाकों को स्वायत्तता देता है। इससे स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं जो फैसले लेती हैं। जमीन, संस्कृति, जंगल सबकी हिफाजत हो पाती है। लद्दाख में 97% लोग आदिवासी हैं। बिना इसके बाहरी लोग जमीन खरीद लेंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो जो छठवीं अनुसूची है वो जरूरी मानी जाती है, खासतौर पर आदिवासी इलाकों के लिए, और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। तीसरा बेरोजगारी। अभी हमने उसकी चर्चा की कि बेरोजगार 18% से ज्यादा है, शिक्षित बेरोजगार 26% दर है बेरोजगारी की। और युवाओं का साफ कहना है कि वे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। फिर पर्यावरण और संस्कृति की चिंता। लद्दाख का जो हिमालय का क्षेत्र है ये बहुत नाजुक है। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तमाम बौद्ध मठ खतरे में है। पर्यटन बढ़ा है लेकिन कचरा भी बढ़ा है और पानी की कमी है। और 5वां, बातचीत की देरी या केंद्र की उदासीनता। केंद्र ने 2023 में हाई पावर्ड कमेटी बनाई लेकिन मीटिंगें रफ्तार नहीं पकड़ सकी। 6 अक्टूबर अगली तारीख दी गई है पर लोग तारीख पे तारीख से तंग आ गए हैं। 5 साल बीत चुका है। उनका कहना है कि हमारी पहचान मिट रही है, जबकि केंद्र का जवाब होता है कि विकास हो रहा है, सड़कें, बिजली सुधर रही है और जो हिंसा वगैरह है ये साजिश है। बहरहाल जो जनता है वो प्रतिनिधित्व चाहती है, भागीदारी चाहती है और विकास का जो सरकार का मॉडल है शायद वो उसे पसंद नहीं कर रही है। तो इस आंदोलन ने मोदी सरकार की पूरी जम्मू कश्मीर नीति पर सवाल उठा दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वो इसी की बानगी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद जश्न मनाया था और वे अब खुद को ठगा और आक्रोशित महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए हम कितने ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते आए हैं। यानी याद दिला रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि हमारे साथ जो हुआ जरा उसकी भी सोचो। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो भारत सरकार को अब ईमानदारी और गहराई से आकलन करना चाहिए कि 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है। ये वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं है जिसे अशांति का केंद्र माना जाता है, बल्कि लद्दाख का है जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। यानी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती केंद्र को आईना दिखा रही हैं, कह रही हैं कि यह असंतोष लद्दाख में हुआ है। आप कश्मीर को अशांत बताते हैं लेकिन लद्दाख भी अशांत हो चला है। यानी पूरी तरीके से सवाल मोदी सरकार की नीतियों पर उठ रहे हैं, जिसने अनुच्छेद 370 हटाने में तो जल्दबाजी दिखाई लेकिन समस्याओं को हल करने की उसकी गति बेहद धीमी है। अनुच्छेद 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। 2019 में 5 अगस्त को बीजेपी ने तब दावा किया था कि लद्दाख की आजादी है। राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची देने का वादा बीजेपी के घोषणा पत्र में था, लेकिन आज तक वहां विधानसभा भी नहीं बनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है जो दिल्ली से नियुक्त होता है और गुस्सा यहीं से शुरू होता है। केंद्र चाहता है कि लोग विकास योजनाएं देखें, उसकी घोषणाएं सुने, लेकिन लोग स्वशासन की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर 6वीं अनुसूची के तहत मिले अधिकारों का फल चखना चाहते हैं।
लद्दाख में आंदोलन या युवा आक्रोश देश के लिए एक गंभीर संकेत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप ये नक्शा देखें, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। अब यहां पर चीन है और इधर पीओके है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आप समझ सकते हैं कि कितना ये संवेदनशील इलाका है। 59,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। हिमालय का सबसे ऊंचा पठार आप इसे कह सकते हैं, जहां ऊंचाई 9,000 से 25,000 फीट तक है। ये एक ठंडा रेगिस्तान है जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेह बौद्धों का केंद्र है, तो जो करगिल इसका दूसरा इलाका है, वहां पर शिया मुस्लिमों का बहुमत है। पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में पाकिस्तान चीन का बॉर्डर जैसा बताया। पर्यटन आर्थिक रूप से इसका एक महत्वपूर्ण आधार है। पेंगोंग झील, नुब्रा वैली में लाखों सैलानी आते हैं हर साल। कृषि में जौ और सेब होता है, खनिज भी है, कॉपर वगैरह। और यूटी बनने से बजट भी बढ़ा है 57 करोड़ से 232 करोड़, लेकिन विकास लोगों तक पहुंचा नहीं है। अफसरों और केंद्र के हाथ में सब कुछ है। लद्दाख के युवा कह रहे हैं कि अब उपेक्षा बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। बेहतर है कि केंद्र सरकार लद्दाख की पुकार को फौरन से पेशतर सुने। देरी होना घातक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.